वेलकम टू सीधी शिक्षा। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 का फिजिक्स का देख रहे हैं हम लोग 8वां चैप्टर। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों का संक्षिप्त इतिहास को देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का संक्षिप्त इतिहास किस तरीके से होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो पहला देखते हैं मैक्सवेल से। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं इसको मैक्सवेल से। मैक्सवेल की सैद्धांतिक भविष्यवाणी। ठीक, तो पहला देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का संक्षिप्त इतिहास। मैक्सवेल की सैद्धांतिक भविष्यवाणी। सन 1865 में किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, किसने? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। नाम पे याद रखिए भाई, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने सैद्धांतिक रूप से सिद्ध किया कि दोलायमान विद्युत आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों का विकिरण करता है। ये विकिरण अर्थात अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। इस ऊर्जा की पूर्ति दोलायमान आवेश की गतिज ऊर्जा से की जाती है। इसने ये बोला इसमें कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये बोला कि जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था, तो उसके अनुसार उन्होंने बोला कि सैद्धांतिक रूप से यह जो दोलायमान विद्युत आवेश होता है वह चुंबकीय विद्युत तरंगों के साथ क्या करता है? विकिरण करता है। क्या करता है? विकिरण करता है। तथा विकिरण अर्थात तरंगे को अपने साथ ऊर्जा का क्या कर लेता है? स्थानांतरण कर लेता है। अपने साथ ऊर्जा को क्या कर लेता है? उसके साथ स्थानांतरण कर लेता है। इस ऊर्जा की पूर्ति दोलायमान आवेश की गतिज ऊर्जा से की जा सकती है। इसमें जितने भी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, जिसकी पूर्ति हम लोग गतिज ऊर्जा से करते हैं। किससे करते हैं? गतिज ऊर्जा से करते हैं। विस्तृत गणना से यह ज्ञात हुआ। उसके बाद हम लोग उसको थोड़ा डायरेक्टली उन्होंने ज्ञात किया। तो विस्तृत ज्ञात से ये ज्ञात होता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का अभिज्ञान तभी किया जा सकता है, मतलब उसकी गहन अध्ययन तभी किया जा सकता है जबकि सीमा जहाँ तक उसका आवेश क्या करता हो? दोलन करता हो, तथा विकिरण के तरंगदैर्ध्य की कोटि की होती हो। मतलब विकिरण की जो तरंगदैर्ध्य क्या होगा? कोटि की तरह होगी, तब ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का संक्षिप्त इतिहास है जिसमें मैक्सवेल ने अपना सैद्धांतिक भविष्यवाणी की थी। इसके आगे है हम लोग देखते हैं हर्ट्ज का प्रयोग को देखते हैं। इन्होंने 1865 के बाद, आप 1865 के बाद छोड़ दीजिए भाई, 1865 से आप चल कर आ जाइए गैप के बाद 1888 में आ जाइए। सन 1888 में जर्मन के प्रोफेसर हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने दोलायमान आवेश द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन का प्रायोगिक प्रदर्शन किया। मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड किया ना, प्रैक्टिकल बेस्ड किया। द्वारा प्रयुक्त उपकरण के रूप में यह प्रदर्शित किया गया जिसमें एस और एस दो धात्विक प्लेटें होती है। इस तरीके से आपका दो एस है, एक और एस है, S1 S2 के रूप में दो धात्विक प्लेटें होती है जो पीतल की छड़ों द्वारा R1 और R2 से इस प्रकार जुड़ी होती है। जो पीतल के छड़ों द्वारा इस तरीके से अगर आप ले सकते हो डायग्राम में R1 R2 के बेस पे, कि उन छड़ों के मध्य वायु गैप P बन जाए, यहाँ पर P गैप बन जाए। तो दोनों छड़ों R1 के संबंध प्रेरण हर्ट्ज कुंडली की द्वितीय कुंडली से होता है ताकि उनके मध्य उच्च विभवांतर क्या किया जाए? लगाया जा सके, जिसे संसूचक द्विवृत्तीय तार का बना होता है। इस पर आपका संसूचक बना रहता है। ठीक है, डायग्राम में आप किसी भी तरीके से डायग्राम को शो अप कर सकते हो, बस उसका बेसिकली जो चीज़ है वो आपका अच्छा होना चाहिए। तो हर्ट्ज के प्रयोग के अंतर्गत हम लोग भी देखा कि इसमें जो भी दोलायमान आवेश होते हैं वो धात्विक प्लेटें की तरह किस तरीके से होती है। ये इसको सन 1888 में जर्मन के प्रोफेसर हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने बताया। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी कार्यविधि किस तरीके से होती है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप लोगों को पूछा जाएगा वो आप लोगों को कार्य थिंग के आधार पर, कार्यविधि के आधार पर ही इस चीज़ को पूछा जाता है। जब प्रेरण कुंडली की सहायता से दोनों प्लेटें S और S2 के मध्य कई हजार वोल्ट के क्रम का उच्च विभवांतर लगाया जाता है तो वे विपरीत आवेश से आवेशित हो जाते हैं तथा उच्च विभवांतर के कारण P की वायु आयनित हो जाती है, जिससे गैप में से आवेश का विसर्जन होने लगता है, अतः चिंगारी निकालने लगती है और तथा उच्च आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। अब जाहिर सी बात है कि उस पर होगा तो उस पर तो उच्च तरंगे के विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी ही, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न हो ही जाती है। तो वास्तव में जब हम दोनों धात्विक प्लेटों को बहुत ही कम धारिता वाले संधारित्र की सतह पर क्या करती है? कार्य करती है। अब जैसे यहाँ पर आप लोगों का विद्युत ऊर्जा तो उत्पन्न हो गई ना,
उत्पन्न हो गई तो उस पर बहुत सारे ह्रास हो जाएंगे। इस कारण से यहाँ पर जो कम धारिता के संधारित्र की तरह यह कार्य करती है। संयोजित तार अत्यंत अल्प प्रेरकत्व की कुंडली, संयोजित तार अत्यंत अल्प प्रेरकत्व की कुंडली की तरह क्या करती है, कार्य करती है। इस प्रकार यह व्यवस्था एक एलसी परिपथ की भांति होती है। यह व्यवस्था एक एलसी परिपथ की भांति होती है जहाँ पर आपको ये प्रेरकत्व और ये संधारित्र के माध्यम से यह होता है एलसी। ये आपका प्रेरकत्व हो जाएगा और ये आपका संधारित्र हो जाएगा, जो कि हम लोग प्रत्यावर्ती धारा में देख चुके हैं इस चीज़ को। अतः दोनों प्लेटों के मध्य गैप पी में आवेश उच्च आवृत्ति लगभग 5 × 10⁻10 हर्ट्ज से क्या करते हैं, दोलन करते लगती है। तो कार्य विधि के अंतर्गत जब आप लोगों को पूछा जाएगा तो आप लोग क्या करोगे कि जब प्रेरण कुंडल की सहायता से दोनों प्लेटें एस और एस2 के मध्य कई हजार वोल्ट के क्रम का उच्च विभवांतर लगाया जाता है तो वे विपरीत आवेश से आवेशित हो जाते हैं। उच्च विभवांतर के कारण गैप पी की वायु आयनित हो जाती है, जिससे गैप में से आवेश का विसर्जन होने लगता है, अतः चिंगारी निकलने लगती है और उच्च आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। वास्तव में दोनों धात्विक प्लेटें बहुत ही कम धारिता के संधारित्र की तरह कार्य करती है, जिससे कि संयोजित तार अत्यंत अल्प प्रेरकत्व की कुंडली की तरह क्या करती है, कार्य करती है। इस प्रकार यह व्यवस्था एक एलसी परिपथ की भांति होती है। यह व्यवस्था एक एलसी परिपथ की भांति होती है, अतः दोनों प्लेटों के मध्य पी गैप में आवेश उच्च आवृत्ति की होती है। चलिए आगे देखते हैं इसका। इस पर बोस का प्रयोग क्या क्या था, इस पर देखते हैं बोस ने क्या बोला था भाई और मार्कोनी ने क्या बोला था। इसका प्रैक्टिकल बेस इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। बोस ने क्या बोला था इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिए बोस ने क्या बोला था। बोस का प्रयोग ये बोला था कि 7 वर्ष बाद 1895 में, इसका 7 वर्ष बाद 1888 के 7 वर्ष बाद, देखिए 1888 के बाद 7 वर्ष बाद कितना, 1895 में कलकत्ता के वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस, कलकत्ता के वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस, जिसको जेसी बोस बोलते हैं, ने स्वतः डिजाइन किए गए इलेक्ट्रिकल रेडिएटर पर, इलेक्ट्रिकल रेडिएटर की सहायता से 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने में क्या की, सफलता प्राप्त की। इसके बाद हमारे जो कलकत्ता के जो वैज्ञानिक है जगदीश चंद्र बसु ने क्या किया, देखिए 1895 में लगभग उसके 7 साल बाद स्वतः डिजाइन किया ना, अपना में से स्वविवेक से उन्होंने एक डिजाइन किया जिसमें एक इलेक्ट्रिकल रेडिएटर की सहायता से 25 mm की जो है उसको हम लोग 5 mm की तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त किया। इसी को देखते हुए मार्कोनी ने भी एक प्रयोग किया जिसको हम लोग मार्कोनी का प्रयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चौथा नंबर है मार्कोनी का प्रयोग को देखते हैं। मार्कोनी का प्रयोग इटली में मार्कोनी ने हर्ट्ज की कार्य को, इटली में मार्कोनी ने हर्ट्ज के कार्य को आगे बढ़ाया। उन्होंने पाया कि यदि वायु गैप जिसे स्फुलिंग गैप भी कहते हैं, क्या गैप कहते हैं, स्फुलिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फुलिंग गैप भी कहते हैं, कि एक सिरे को ऊपर में वायु के लटके पृथकित एक लंबे तार से जिसे एंटीना कहते हैं जोड़ दिया जाए तथा दूसरे सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगे कई किलोमीटर तक क्या हो जाती है, संचरित हो जाती है। इन्होंने, मार्कोनी ने भी जगदीश चंद्र बोस की तरह अपना स्वविवेक से ये काम किया कि उन्होंने हर्ट्ज के कार्य को आगे बढ़ाया, हर्ट्ज के जो कार्य था उसको आगे बढ़ाया और उन्होंने ये पाया कि जो वायु का जो गैप होता है जिसको हम लोग स्फुलिंग गैप कहते हैं, कि एक सिरे पर ऊपर के वायु में लटके पृथकित एक लंबे तार जिसे एंटीना कहते हैं दिया जाए तथा दूसरे सिरे को पृथ्वी से क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगे कई किलोमीटर तक क्या हो जाती है, संचरित हो जाती है। इसको किसने प्रयोग किया था, मार्कोनी ने प्रयोग किया था। इसके आगे को हम लोग देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं। वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्या क्या विशेषताएं होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे किस तरीके से इफेक्टिव होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या उपयोग होता है, इनकी सारी विशेषताएं क्या क्या होती है, इस चीज को हम लोग देखते हैं 1 by 1 करके। अगला हमारा जो कंटेंट है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं। तो चलिए इसको देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में निम्न विशेषताएं होती है। ये 3 नंबर का आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के विशेषताएं लिखिए बोल के। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को देखिए। ये तरंगे दोलायमान या त्वरित, फर्स्ट जो है ये तरंगे दोलायमान त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती है। जो आप लोगों की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो दोलायमान या त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती है। ये दो चीज़ को देखना, दोलायमान या दोलन करना, त्वरित आवेशों से ये उत्पन्न होती है। तो ये तरंगे दोलायमान या त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती है। इसका जो दूसरा है, दूसरा चीज़ को देखते हैं भाई। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों की दिशाएं,
इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशाएं परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होती है। अर्थात ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अर्थात ये तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। आपको जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो क्या तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे कौन होती है, बोलने से विद्युत चुंबकीय तरंगे, और ये दोलायमान तथा त्वरित आवेशों से क्या होता है, उत्पन्न होता है। तीसरा को देखते हैं। तीसरा में क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समान कला में होते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समान कला में होते हैं, अतः वे समान समय में समान स्थान पर अधिकतम एवं न्यूनतम स्थान प्राप्त करते हैं। मतलब समान समय में समान स्थान पर अधिकतम रहेगा एवं न्यूनतम रहेगा, तो वहाँ पर न्यूनतम मान प्राप्त करते हैं। चौथा जो चीज़ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगे की चाल निम्न होगी। विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्वात में क्या होती है, निम्न होती है। पांचवा चीज, इन तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है। इन तरंगों में किसी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है ना, तो धनात्मक न तो ऋणावेश। अतः ये तरंगे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती है। अब यहाँ पर या तो इस पर धनावेश रहता है, ऋणावेश रहता है तो विक्षेपित होता है, लेकिन इस पर तो कोई भी प्रकार के कोई भी आवेश नहीं होता है, इस कारण से क्या होते हैं, विक्षेपित नहीं होते हैं। ये तरंगे परावर्तन, ये तरंगे जो परावर्तन होते हैं, अपवर्तन होते हैं, व्यतिकरण होते हैं, विवर्तन तथा ध्रुवण गुणों का प्रदर्शन करती है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे परावर्तन का भी प्रदर्शन करते हैं, अपवर्तन का भी, व्यतिकरण का भी, विवर्तन का भी और ध्रुवण का, पांचों का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। छठवां देखते हैं, ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का क्या करती है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करती है, स्थानांतरण करती है, जो दोलनी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या रहती है, संचित रहती है। जो कहाँ पर स्थित रहती है, दोलनी और विद्युत चुंबकीय तरंगों पर क्या रहती है, संचित रहती है। तो ये था आप लोगों का विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, जिसमें हम लोग देखें कि ये तरंगे दोलायमान या त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती है। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोलनों की दिशाएं परस्पर लंबवत होती है तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। अर्थात ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समान कला में होते हैं, अतः वे समान समय में समान दूरी क्या करते हैं, तय करते हैं। समान स्थान पर अधिकतम और कम स्थान पर क्या होते हैं, न्यूनतम होते हैं। आगे, इन तरंगों से किसी सतह पर आरोपित होने वाले, आठवां चीज को देखते हैं, इन तरंगों से किसी सतह पर आपतित होने वाले दाब आरोपित करती है। और नौवा जो चीज़ है वो है आप लोगों के तरंग संचरण के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तरंग संचरण के प्रत्येक बिंदु पर चाहे वह A1 हो, A2 हो, A3 हो, A4 हो, A5 हो के क्षेत्र के परिमाण और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का अनुपात विद्युत चुंबकीय तरंगों के चाल के क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे का वेग उनके संचरण के, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग उनके संचरण के माध्यम के विद्युत एवं चुंबकीय गुण पर क्या होती है, निर्भर करती है। लेकिन ये क्षेत्र सदिश पर निर्भर नहीं करती है। ये क्षेत्र किस पर निर्भर नहीं करती है, सदिश पर निर्भर नहीं करती है। तो ये था आप लोगों का विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। आगे का कंटेंट को देखते हैं, पौधा पर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ये अक्सर एग्जाम में आता है भाई। तो इस चीज़ को आप लोग देखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर अभी देखेंगे कि वास्तव में ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। तो चलिए इस ग्रीन हाउस प्रभाव को हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके, क्लियर क्या होता है। तो पौधा घर प्रभाव बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। वायुमंडल सूर्य के चलने से दृश्य प्रकाश से, ठीक है, दृश्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने देता है। दृश्य प्रकाश को पृथ्वी तक क्या कर देता है, आने देता है। किंतु अवरक्त किरणें, किंतु जो उसके मार्ग में बाधा डालने वाले अवरक्त विकिरण अधिकांश भाग को अपनी में क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के कारण पृथ्वी गर्म हो जाती है, और सूर्य के प्राप्त ऊर्जा के कारण पृथ्वी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, जिससे वह अन्य गर्म पिंडों की भांति विकिरण को उत्सर्जन करने लगती है। पृथ्वी सूर्य की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। अतः प्लांक के नियम के अनुसार, अर्थात प्लांक के नियमानुसार, जो प्लांक होता है उन्होंने एक नियम दिया था जिसको हम लोग प्लांक का नियमानुसार बोलते हैं। इसके अधिकांश विकिरण अवरक्त क्षेत्र में पड़ते हैं। ये विकिरण के चलने से, ये विकिरण के निचले वायुमंडल को
पार नहीं कर पाते और परावर्तित होकर वापस लौट जाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के समीप वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में अवरक्त विकिरण मौजूद होती है, जिस पर पृथ्वी पर स्थित पिंड इन विकिरणों को अवशोषित कर गर्म हो जाते हैं, अर्थात इनके विकिरणों को उष्मा विकिरण भी कहते हैं। निचले वायुमंडल में छाए हुए बादल और वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण अवरक्त विकिरणों को बाहर जाने से रोकती है तथा उन्हें परावर्तित करते हैं। इस प्रकार ये किरणें रात में पृथ्वी को गर्म रखती है। इस घटना को हम लोग पौधा घर या ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों के एग्जाम में यही आता है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो आप लोग इसी को लिखोगे, ठीक है। जो आपका वायुमंडल सूर्य से चलने वाले दृश्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने में और जो अवरक्त विकिरण अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे के कारण पृथ्वी से सूर्य के कारण पृथ्वी का आपका गर्म होने लगती है। इसी प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं या पौधा घर प्रभाव, इस चीज़ को बोला जाता है। तो वायुमंडल सूर्य से चलने वाले दृश्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने देता है, किंतु अवरक्त विकिरण क्या बोल रहा है कि अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेता है। इस सूर्य से प्राप्त ऊर्जा कारण पृथ्वी क्या होने लगती है, गर्म होने लगती है, जिसका कुछ अधिकांश भाग विकिरण ऊर्जा के रूप में अवशोषित हो जाती है। और अवशोषित करेगा तो भाई तो गर्म तो होगा, खुद गर्म होगा तो बाहरी इंसान, जैसे कि आप हीटर वगैरह चला रहे हैं या कहीं पर भी अपना घर है जो तेज धूप आ रहा है जहाँ पर वो गर्म है, तो उसके साथ अटैचमेंट जो एक और रूम है वो भी उसके साथ गर्म होने लगता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये है। चलिए आगे देखते हैं। आगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है या वर्णक्रम क्या है, इस चीज़ का विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम, इस चीज़ के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो मैक्सवेल के सैद्धांतिक विवेचना के आधार पर, जो अभी हम लोग देखे थे मैक्सवेल के सैद्धांतिक विवेचना, ठीक है, मैक्सवेल की सैद्धांतिक विवेचना तथा हर्ट्ज के प्रायोगिक सत्यापन ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का वैज्ञानिक ध्यान आकर्षित किया। हर्ट्ज तथा अन्य वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि विभिन्न तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन संभव है। इन सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के सामान्य गुणधर्म तो एक समान होते हैं, किंतु तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होने के कारण निजी गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंगदैर्ध्य के आधार पर जिनके सामान्य गुणधर्म तो एक होते हैं, जिनके सामान्य गुणधर्म क्या होते हैं, एक होते हैं, किंतु निजी गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, एक क्रम में रखा जाता है। इस क्रम को हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम और अदृश्य स्पेक्ट्रम। तो हम लोग जानेंगे कि दृश्य स्पेक्ट्रम क्या है, अदृश्य स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर जो मैक्सवेल ने एक नियम दिया था जिसमें उसने सैद्धांतिक विवेचना दिया था, जिसके अनुसार उन्होंने कई नियम प्रतिपादन किया था, उसी के सैद्धांतिक विवेचना को आगे बढ़ाते हुए हर्ट्ज ने एक प्रायोगिक सत्यापन किया, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों की ओर एक वैज्ञानिक को ध्यान को आकर्षित किया। उन्होंने क्या किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन तो संभव है, ये तो प्रैक्टिकल बेस उन्होंने कर दिया, लेकिन इस सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के सामान्य गुणधर्म तो एक समान होते हैं, किंतु तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होने के कारण निजी गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न तरंगदैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंगदैर्ध्य के आधार पर जिनके सामान्य गुणधर्म तो एक होते हैं, किंतु निजी गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार इसको एक क्रम में रखा गया, जिसको हम लोग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम बोलते हैं। क्रमानुसार रखना ही क्या है आप लोगों को वर्णक्रम। तो ये दो प्रकार के होते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम और अदृश्य स्पेक्ट्रम। दृश्य जान रहे हो, अदृश्य भी जान रहे हो, ठीक है, नाम से स्पष्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं इन दोनों स्पेक्ट्रम को। दृश्य स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम, जो आपका विजिबल है वो तो आपको दृश्य कहलाएगा, इनविजिबल क्या कहलाएगा, अदृश्य। तो विजिबल के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं, उसके बाद इनविजिबल के बेस पे उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो जो स्पेक्ट्रम हमारी आँख से दिखाई देता है उसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसे क्या स्पेक्ट्रम कहते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लाल रंग से लेकर बैगनी रंग तक, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लाल रंग से लेकर बैगनी रंग तक दिखाई देते हैं। क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। लाल रंग का जो आपका तरंगदैर्ध्य रहता है वो सबसे अधिक होता है, सबसे क्या होता है, अधिक होता है। और जो बैगनी रंग का रहता है भाई, वायलेट बैगनी रंग का, वो कम होता है। इस कारण से लाल रंग का प्रयोग किया जाता है जब भी देखने के लिए। इसका आवृत्ति प्रकाश 4 × 10⁻⁴ हर्ट्ज से 7 × 10⁴ के हर्ट्ज तक होता है। अतः हमारी आंखें तरंगदैर्ध्य इस प्रकाश के संवेदनशील के लिए होती है। दृश्य स्पेक्ट्रम में दृश्य प्रकाश, जो आपका दृश्य है जिसको हम लोग देख सकते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम में दृश्य प्रकाश, इसका अध्ययन सर्वप्रथम न्यूटन ने सन 1666 में किया था।
दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4.7 मीटर से लेकर के 7.8 मीटर तक होता है, मतलब 7008 एंगस्ट्रॉम से 400 नैनोमीटर तक होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम विभिन्न तरंगों तरंगदैर्ध्य आवृत्तियां निम्नानुसार हम उस चीज़ को प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर। तो दृश्य स्पेक्ट्रम के बेस पे आप लोग विजिबल स्पेक्ट्रम के बेस पे आप इस चीज़ को देख लिए, ठीक है। अब इसका सेकेंड कंटेंट को देखते हैं भाई, इसकी उत्पत्ति क्या है। दृश्य प्रकाश तरंगे, इसका उत्पत्ति किस तरीके से होती है, इसकी विवेचना हम लोग किस तरीके से करेंगे, इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके देख रहे हैं। चलिए, तो इसकी उत्पत्ति के बेस पे हम इस चीज़ को देखेंगे कि दृश्य प्रकाश तरंगे इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। सूर्य दृश्य प्रकाश का एक प्रमुख स्रोत है। विद्युत लैंप, विसर्जन नालिका, जलते हुए पदार्थ के प्रकाश के स्रोत होते हैं। एक ही तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के तरंग की एक वर्णी प्रकाश कहते हैं, जिसमें केवल मानव की आंख में रंग भेद करने की क्षमता होती है। अन्य प्राणी केवल तीव्रता में भेद कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखों की रेटिना में केवल छड़ें होती है। मनुष्य की आंख में भी छड़ और शंकु दोनों होते हैं। शंकु आंख को रंग भेद करने की क्षमता क्या करती है, प्रदान करती है। तो इसकी उत्पत्ति की बेस पर अगर इस चीज को हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा कि दृश्य प्रकाश तरंगे इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के कारण उत्पन्न होती है। सूर्य प्रकाश किरणें का प्रमुख स्रोत होता है, जिसमें विद्युत लैंप, विसर्जन नालिका आदि बहुत सारे चीज होते हैं जो कि हमारे दृश्य स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम लोग किसी चीज को अगर देखते हैं तो विजिबल रहता है, इनविजिबल नहीं रहता। जो जितने भी विजिबल के रूप में हमारे पास जो पदार्थ के प्रकृति के बेस पर विवेचना पर गुणों के आधार पर स्थित है, वो आप लोगों के दृश्य स्पेक्ट्रम के तहत है, ठीक है। तो इसका उपयोग किस तरीके से होता है, उपयोग पूछता है भाई, उपयोग को देख लेते हैं। दृश्य प्रकाश के कारण वस्तुएं दृष्टिगोचर होती है। दृश्य प्रकाश के कारण ही हम किसी चीज को देख पाते हैं भाई, मतलब दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब उस चीज को आप लोग देख पाते हैं। सेकेंड चीज को बोल रहा है कि विभिन्न जंतु तरंग दैर्ध्य के विभिन्न परास के लिए, विभिन्न जंतु रहते हैं तो उनके तरंग दैर्ध्य के विभिन्न परास के लिए संवेदनशील होते हैं। जैसे सर्प होता है और विकिरण को संशोषित करता है, जबकि कई कीटों को दृश्य प्रकाश परावैज्ञानिक तरंगों तक पहुंचाता है। तो इनके लिए इनका विभिन्न जंतु अवशोषों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये था आप लोगों का दृश्य स्पेक्ट्रम का उपयोग, विवेचना, उत्पत्ति। क्लियर। अब देखते हैं दृश्य प्रकाश के कारण ही वस्तु दृष्टिगोचर होता है, विभिन्न जंतु तरंग दैर्ध्य, इस चीज को तो मैं बता दिया। आगे देखते हैं अदृश्य स्पेक्ट्रम, इनविजिबल स्पेक्ट्रम। इनविजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं भाई, उसका कारण क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का, दृश्य स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा भाग होता है, एक छोटा सा भाग होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल रंग के ऊपर तथा बैगनी रंग के नीचे भी स्पेक्ट्रम का काफ़ी विस्तार तक फैला होता है। यह स्पेक्ट्रम आंखों से दिखाई नहीं देता, यह स्पेक्ट्रम आंखों से क्या करता है, दिखाई नहीं देता। अदृश्य है तो कहाँ से दिखाई देगा भाई, है ना। अदृश्य स्पेक्ट्रम है तो कहाँ से दिखाई देगा। अतः इस अदृश्य स्पेक्ट्रम, इसे क्या बोलते हैं, अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस प्रकार जो स्पेक्ट्रम आंख से दिखाई नहीं देता उसे अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन स्पेक्ट्रमों को संसूचकों की सहायता से पहचाना जाता है। जो आपका संसूचक होता है, इसके अनुसार अध्ययन की सुविधा के लिए विद्युत और चुंबकीय स्पेक्ट्रम को बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य और घटती आवृत्ति के आधार पर मुख्यतः वाई किरणें, एक्स किरणें, परावैज्ञानिक किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे आदि में क्या किया गया है, वर्गीकृत कर दिया गया है। इनको वर्गीकृत करेंगे तब तो इनके वर्ग में किस किस तरीके से आएंगे कि कोई दृश्य प्रकाश है, कि कोई अवरक्त है, कोई सूक्ष्म है, कोई रेडियो तरंगे है, कोई क्या है, एक्स है कि वाई है कि परावैज्ञानिक है। इस तरीके से हम इसका अलग अलग से क्रमानुसार इसको रख दें। तो ये था अदृश्य स्पेक्ट्रम जो आपको दिखाई नहीं देता है। क्लियर। तो वाई किरण, इन किरणों की खोज सन, वाई किरण पहला देखते हैं हम लोग, वाई किरण के बेस पे इस चीज को पहला देखते हैं। वाई किरण के बेस पे इन किरणों की खोज सन 1890 में बेक्यूरल ने की थी। किसने की थी, बेक्यूरल ने। नाम को याद रखिएगा, ठीक है। इनकी तरंग दैर्ध्य के बेस पे इतना मीटर से 0.011 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक होती है। उत्पत्ति रेडियो एक्टिव पदार्थों जैसे यूरेनियम हो गया, जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है भाई आप लोगों के, यूरेनियम हो गया, रेडियम के बेस पे हो गया आदि से ये किरणें स्वतः क्या हो जाती है, विसर्जित हो जाती रहती है। इन किरणों की उत्पत्ति के स्रोत नाभिकीय अभिक्रिया होती है। जब भी नाभिकीय अभिक्रिया होती है तो आप लोगों को वाई किरण, एक्स किरण के रूप में आप लोगों के पास ये प्राप्त होती है। क्लियर। तो इसका क्रमानुसार यही है। इसका गुण को देखते हैं। ये किरणें गैसों को क्या कर देती है, आयनित कर देती है। इनका गुण क्या क्या पहला देखते हैं। ये किरणें गैसों को आयनित कर देती है, ये किरणें गैसों को क्या कर देती है, आयनित कर देती है।
इनकी वेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, और तीसरा ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर देती है। ठीक है, इसका उपयोग को देखते हैं। इन किरणों का उपयोग अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने में होते हैं, जो हमारे पास अनवांछित रूप में रहते हैं उस कोशिकाओं को नष्ट करने में हम इस किरण का उपयोग करते हैं। कैंसर का इलाज करने में भी इसका उपयोग होता है। नाभिकीय संरचना का पता लगाने में होता है। और चौथा, एथिलीन व पॉलीथीन बनाने में इसका उपयोग होता है। तो एथिलीन बनाने में, पॉलीथीन बनाने में होता है। नाभिक के इस संरचना का पता करने में, कैंसर का इलाज करने में इन किरणों का उपयोग अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने में भी होता है। क्लियर? आगे देखते हैं इसका एक्स किरणें। एक्स किरणें क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो इन किरणों की खोज सन 1895 में, जो एक्स किरणें हैं, एक्सरे जिसको बोलते हैं ना, एक्सरे बोलते हैं जिसको हम लोग, एक्सरे। इन किरणों की खोज सन 1895 में, इन किरणों की खोज सन 1895 में की गई थी। इन किरणों का तरंग दैर्ध्य 1010 में जो रोंटजन है ने इतने नैनोमीटर के बेस पे इस चीज़ को किया था। इसकी उत्पत्ति किस तरीके से होती है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जब कैथोड किरणें या तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, जब कैथोड किरणें, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जब कैथोड किरणें या तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन भारी तत्व के लक्ष्य से टकराते हैं, तो भारी तत्व के लक्ष्य से क्या करते हैं, टकराते हैं, तो एक्स किरणें उत्पन्न होती है। फोटोग्राफिक फिल्मों की मदद से इन किरणों का हम लोग क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं, पता लगाया जा सकता है फोटोग्राफिक प्लेट की सहायता से। क्लियर? तो चलिए इसका गुण को देखते हैं। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेटों पर रासायनिक क्रिया करती है, और दूसरा गैसों को आयनित करती है तथा प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। और तीसरा क्या बोल रहा है भाई, तीसरा इनकी भेदन क्षमता वायु किरणों की भेदन क्षमता से अपेक्षाकृत कम होता है। वायु किरण की जो भेदन क्षमता होती है वो अधिक होती है, एक्स किरणों की भेदन क्षमता क्या होती है, कम होती है। तो उत्पत्ति के आधार पर हम इसको देख लिए, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर रासायनिक क्रिया करती है। गुण को भी देख लिए, उत्पत्ति गुण के रूप में देख लिए, डेफिनेशन बेस में भी इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। आगे देखते हैं, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेटों की तरह अभी बताए हूँ इस चीज़ को आप लोगों को। ठीक है, इसका उपयोग को देखते हैं। इन किरणों का उपयोग शरीर में टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में, शरीर हमारा जो डैमेज हो जाता है, कई बार एक्सीडेंट के केस में होता है ये, कई बार हम लोग गिर जाते हैं या कई बार कहीं से टकरा जाते हैं, तो इन किरणों का उपयोग हम शरीर में टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में, शरीर में कि कहाँ का हड्डी कहाँ पर टूटी हुई, कहाँ पर खिसकी हुई है, इस एक्स किरणें की मदद से एक्सरे करवाते हैं हम लोग। इस कारण से एक्सरे करवा कर देखो यार, नहीं बोलते हैं। ठीक है, बस वही है। कैंसर के उपचार में भी इस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो एक्सरे के बेस में, और कैंसर के उपचार में भी इसका हम लोग देखते हैं। पहला, दूसरा हो गया। तीसरा, मूल्यवान वस्तुओं का पता लगाने में, जो मूल्यवान है, कीमती है, इसके पता लगाने में इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। चौथा, क्रिस्टलों की संरचना ज्ञात करने में किया जाता है। जो क्रिस्टलों की संरचना होती है किस तरीके से होती है, क्रिस्टलों की संरचना आपकी इसके ज्ञात करने में किया जाता है इसका उपयोग। ये सजीव ऊतकों या जीवों की हानि पहुँचाती है, अतः इनके अधिक अवधासन से बचना चाहिए, मतलब अधिक उपयोग से इसका क्या करना चाहिए, बचना चाहिए एक्सरे के। क्लियर? नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणें, जिसको अल्ट्रावायलेट किरणें बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। अल्ट्रावायलेट क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो पराबैंगनी किरणें क्या होती है, इस चीज़ को देखते हैं। इन किरणों की खोज सन 1801 में JW रिटर ने की थी, JW रिटर ने की थी। इन किरणों का तरंग दैर्ध्य 10 मीटर से 10 × 10⁻⁴ इतने मीटर से 10 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसकी उत्पत्ति क्या होती है, सूर्य से दृश्य प्रकाश के साथ साथ, सूर्य से जो दृश्य प्रकाश है जो हमको दिखाई देता है, सूर्य का जो दृश्य प्रकाश है जो हमको क्या करता है, दिखाई देता है, इसके साथ साथ पराबैंगनी किरणें भी क्या होने लगती है, उत्सर्जित होने लगती है। इसके साथ साथ पराबैंगनी किरणें भी क्या होने लगती है, उत्सर्जित होने लगती है। किंतु वायुमंडल की 40 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, किंतु वायुमंडल की 40 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत के द्वारा जो अवशोषण के कारण ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। जाहिर सी बात है कि कहाँ से पहुंच पाएगा भाई, जब इतना कुछ होगा तो। ठीक है, तो विद्युत विसर्जन, निर्वात स्पार्क एवं बहुत गर्म पिंडों आदि से पराबैंगनी किरणें क्या होती है, उत्पन्न होती है। पराबैंगनी किरणें किस तरीके से उत्पन्न होती है बोलेगा तो आप लोग क्या बोलोगे कि यह विद्युत विसर्जन होता है, निर्वात स्पार्क होता है, बहुत गर्म पिंडों से पराबैंगनी किरणों का क्या होता है, उत्पादन होता है। क्लियर? इसके गुण को देखते हैं। पराबैंगनी किरणें गुण किस प्रकार का होता है, ये कैसा इफेक्टिव डालता है, कि इसका उपयोग किस तरीके से होता है, इसका 1 बाय 1 करके हम लोग देखते जाते हैं। तो पहला है पराबैंगनी किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर देती है। पराबैंगनी किरणें क्या कर देती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर देती है। दूसरा ये चीज़ बोल रहा है, देखिए कि ये किरणें गैसों को आयनित कर देती है। जो पराबैंगनी किरणें होती है वो गैसों को क्या कर देती है, आयनित कर देती है।
तीसरा को देखते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन के लिए अत्यंत सक्रिय होती है। ये रासायनिक परिवर्तन के लिए अत्यंत क्या होती है, सक्रिय होती है। अतः इन्हें क्रियाशील किरणें कहा जाता है। चौथा, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है, प्रभावित करती है। जो भी फोटोग्राफिक प्लेट होते हैं उस पर ये प्रभावित करते हैं, मतलब इफेक्ट डालता है इसका, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है तथा अधिक मात्रा में अल्ट्रावायलेट प्रकाश के संपर्क में आने पर मनुष्य पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अतः इसका कम से कम यूज करना चाहिए। उसके पड़ने से त्वचा में मेलानिन के अधिक उत्पादन के कारण त्वचा ताम्र रंग की हो जाती है। अल्ट्रावायलेट प्रकाश सामान्य कांच द्वारा अवशोषित हो जाता है। अतः कांच की लगी खिड़कियों के कारण आने वाले प्रकाश के कारण धूम्र ताम्रता नहीं होती है, इसलिए कांच की खिड़कियां लगाई जाती है। कांच की खिड़कियां क्यों लगाई जाती है, अब समझ में आ गया ना आप लोगों को। आगे देखते हैं, इसका उपयोग को देखते हैं भाई। इसका उपयोग किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। इन किरणों का उपयोग कीटाणुओं को मारने में, ठीक है, पराबैंगनी किरणों का उपयोग इन किरणों का उपयोग कीटाणुओं को मारने में, हीरे जवाहरातों, ताजे ठंडे तथा शुद्ध घी की पहचान करने में किया जाता है। दूसरा, वेल्डिंग करने वाले लोग वेल्डिंग चिंगारियों से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से अपनी आंख की रक्षा के लिए विशिष्ट कांच के एक धूप के चश्मे या कांच की खिड़कियों से युक्त मुखौटे का उपयोग करते हैं। आप लोग जहां पर वेल्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल दुकान, जितने भी ऑटो पार्ट्स इलेक्ट्रिकल रहते हैं, जो भी वेल्डिंग वाले होते हैं, ठीक है, वहां पर देखे ही होंगे, क्लियर, वेल्डिंग मास्टर को, वेल्डर को छोटी तरंग दैर्ध्य के कारण इन किरणों को लासिका नेत्र शल्य क्रिया के उपयोग हेतु अत्यंत संकीर्ण किरण पुंजों में विकसित किया जाता है। यह थर्ड उपयोग है। चौथा, जल शोधन में अल्ट्रावायलेट लैंपों का उपयोग जीवाणु मारने में होता है। चूंकि ओजोन परत अल्ट्रावायलेट प्रकाश के एक संरक्षण की भूमिका क्या करती है, अदा करती है, इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस जैसे कि फ्रियॉन तथा इसका ह्रास एक चिंता का विषय होता है। पांचवा, फिंगरप्रिंट का पता लगाने में पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। जब आपका फिंगरप्रिंट रहता है कि जैसे CID वगैरह में होता है, फिंगरप्रिंट पता लगाने के लिए किसका है, इसका पता लगाने के लिए रक्षा कवच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। छठवां चीज, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए भी इसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। चूंकि इन किरणों को अवशोषित कर लेता है, इन किरणों के अध्ययन के लिए हम क्वार्टर्स या फ्लोरिस्पाल का प्रिज्म युक्त किया जाता है। क्लियर। अवरक्त किरणें देखते हैं, इंफ्रारेड रेस, अवरक्त किरणें देखते हैं, वाई किरणें, एक्स किरणें देख लिए, पराबैंगनी किरणें देख लिए। अब देखते हैं अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें किस प्रकार की होती है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अवरक्त किरणें, इन किस्मों की खोज, इन किस्मों की सन 1800 में विलियम हसलैंड ने की थी। विलियम हसलैंड ने की थी। इन किरणों का तरंग दैर्ध्य 78 × 10⁻170 मीटर से लेकर के 10⁻, इतने तक होती है। एंगस्ट्रॉम के बेस में देखा जाए तो 78008 से लेकर के इतने तक किया जाता है। इसको आप 1000 यूनिट बेस में भी पढ़ सकते हैं। इसकी उत्पत्ति किस तरीके से होती है भाई, पदार्थों को हम लोग उच्च ताप तक गर्म करते हैं। पदार्थों को हम लोग उच्च ताप तक गर्म करने पर एवं अणुओं से ये किरणें उत्पन्न होती है, अतः इन्हें ऊष्मीय किरणें भी कहते हैं। अवरक्त किरणों को क्या बोलते हैं, क्योंकि ऊष्मा के कारण, ऊष्मा के संचरण के कारण ये उत्पन्न होती है, इस कारण से इसके लिए इसको ऊष्मा का किरणें भी कहते हैं। गुड, इनका ऊष्मीय प्रभाव अधिक होता है, इनका ऊष्मीय प्रभाव अधिक होता है तथा यह अधिक तरंग दैर्ध्य होने के कारण इनका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है। फलस्वरूप ये किरणें कोहरे और धुंध में भी अधिक दूरी तक जा सकती है। तो इसका उपयोग हम लोग, अवरक्त किरणें का उपयोग धुंध और कोहरे की जगह पर भी किया जाता है। उपयोग, इसका उपयोग देखते हैं भाई। इन किरणों का उपयोग अंधेरों में फोटोग्राफी प्लेट के लिए, ठीक है, इन किरणों का उपयोग अंधेरे में, अभी बताया हो ना, कोहरे के रूप में, इन किरणों का उपयोग अंधेरे में फोटोग्राफी प्लेट के लिए किया जाता है। दूसरा, कैंसर रोगियों के सिकाई के लिए किया जाता है। और इसका तीसरा उपयोग कोहरे इत्यादि वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। चौथा, पौधा घरों या ग्रीन हाउस प्रभाव में पौधों को गर्म रखने में इन तरंगों का उपयोग किया जाता है। और पांचवा, सैनिक उद्देश्यों के लिए कांच इन किरणों के अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेता है, अतः इनके अध्ययन के लिए रॉक सॉल्ट, साधारण नमक के प्रिज्मों का उपयोग किया जाता है। तो इनको उपयोग, किरणों का उपयोग अंधेरा फोटोग्राफी प्लेट के लिए किया जाता है, कैंसर रोगियों की सिकाई के लिए, कोहरे इत्यादि वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। हर्ट्ज सूक्ष्म तरंगे, इन तरंगों की खोज सन 1888 में हर्ट्ज ने की थी। इन तरंगों का तरंग दैर्ध्य 10 to 3 मीटर से 1 मीटर तक होती है। तो हर्ट्ज ये सूक्ष्म तरंगे, जो बहुत ही छोटी तरंगे होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म तरंगे बोलते हैं। क्लियर। चलिए,
इसकी उत्पत्ति ये तरंगे विद्युत दोलनों अर्थात दोलायमान आवेशों के कारण उत्पन्न होती है। सूक्ष्म तरंगे किस कारण उत्पन्न होती है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये तरंगे विद्युत दोलनों अर्थात दोलायमान आवेशों के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग उपयोग के रूप में करते हैं। इन तरंगों का उपयोग रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण एवं संचार में किया जाता है। और तीसरा चीज देखते हैं, 103 मीटर से 2 गुड़ी 10 10⁻² से मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगे को सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। सूक्ष्म तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो हर्ट्ज के गीगाहर्ट्ज के प्रास में होती है। इस प्रकार विशेष प्रकार की जो निर्वात नालिका होते हैं, विशेष प्रकार के जो निर्वात नालिका जिन्हें क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन या गन डायोड भी कहते हैं द्वारा उत्पन्न होती है। अपने लघु तरंग दैर्ध्य के कारण विमान संचालन में रडार प्रणाली के लिए किरणें उपयुक्त होती है। रडार तेज गेंदों जैसे टेनिस में सर्व की गई गेंदों वाहनों के रूप में ज्ञात करने के लिए चल गनों की कार्य प्रणाली का आधार के रूप में किया जाता है। तो इसका उपयोग हम लोग किस किस तरीके से करते हैं, इन तरंगों को रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण में दूरसंचार केंद्र पर स्थित टेलीविजन के रूप में करते हैं। चूँकि इनकी जो आवृत्ति होती है वह गीगाबाइट के रूप में होती है, गीगाहर्ट्ज के रूप में होती है। इस कारण से सूक्ष्म तरंगों के में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर। और चौथा चीज़ दिया माइक्रोवेव, जो कंपनियां होती है माइक्रोवेव जो आप लोगों की चीज़ होती है, माइक्रोवेव ओवन इन तरंगों की एक महत्वपूर्ण घरेलू युक्ति है माइक्रोवेव, ठीक है। और पांचवा जो चीज़ होती है, इन ओवनों में सूक्ष्म तरंगे की आवृत्ति इस प्रकार होती है, इन ओवनों में सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति इस प्रकार चुनी जाती है कि वे जल की अणुओं की अनुनादी आवृत्ति के समतुल्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, समतुल्य हो जाते हैं, जिससे तरंगों की ऊर्जा अणुओं की गतिज ऊर्जा के प्रभाव रूप को बढ़ा सकते हैं। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग रेडार के रूप में, टेलीफोन इत्यादि के प्रसारण एवं संचारण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर। अब इसके बाद जो है आप लोगों का वो है वायरलेस या दीर्घ रेडियो तरंगे। इसके बाद का है जो वायरलेस आता है कि नहीं बोलते हैं ना, मोबाइल से जो देखते हैं वायरलेस होता है या दीर्घ रेडियो तरंगे होता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये रेडियो तरंगे या दीर्घ रेडियो तरंगे उत्पत्ति की ये तरंगे दोलित्र विद्युत परिपथों द्वारा उत्पन्न होती है। ये जो तरंगे होती है यह दोलित्र विद्युत परिपथों के द्वारा तरंगे के रूप में क्या होती है, उत्पन्न होती है। इन तरंग दैर्ध्य इनका तरंग दैर्ध्य 1 मीटर से 104 मीटर तक होती है। इन तरंगों का उपयोग हम लोग नाव संचालन में तथा पुलिस रेडियो प्रसारण में किया जाता है। इन तरंगों की खोज सन 1899 में 1899 में मार्कोनी ने की थी, जो मार्कोनी ने की थी। इसका जो प्रैक्टिकल बेस हम लोग देखे थे ना, वही मार्कोनी है ये। इसका उपयोग किस किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। इन तरंगों का उपयोग विभिन्न आवृत्ति परास में रेडियो के लिए, दूरदर्शन में संचार प्रणाली के लिए होता है। क्लियर। इनकी आवृत्ति परास 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक होती है। आयाम मॉड्यूलित बैंड से 530 किलोहर्ट्ज से 1710 किलोहर्ट्ज के मध्य होता है। इससे अधिक लगभग 54 मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्तियां लघु तरंग बैंडों के रूप में क्या होती है, प्रयुक्त होती है। जो आप लोगों का बैंड होता है ना, उसी के रूप में, ठीक है। टीवी तरंगों के परास में 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। आवृत्ति मॉड्यूलित बैंडों की परास 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है। और जो दूसरा होता है सेल्यूलर फोन में अत्यधिक उच्च आवृत्ति बैंड की रेडियो तरंगों के द्वारा ध्वनि संदेशों में जो संचारित करने के लिए इस वायरलेस का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग वायरलेस के रूप में किया जाता है। क्लियर। तो इतने में आप लोगों का ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।